तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये बाय आर टी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा तो माइनस ये बाय आर टी क्या होगा, बढ़ेगा, और e टू द पावर माइनस ये बाय आर टी क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली ये भी बढ़ गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर मेरी ये टर्म बढ़ गई, ठीक है, तो मेरा k क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो मेरा यहाँ से कंक्लूड क्या किया हमने, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट या k इंक्रीजेस। अगर k बढ़ गया तो रेट भी बढ़ी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। With increase in temperature k increases। एक बात ध्यान रखना, ये जो a है और e है दोनों टेम्परेचर पर वैसे डिपेंड करते हैं, लेकिन अरेनियस के हिसाब से नहीं करते थे। तो हमारे सिलेबस में भी इतना होता है, हम मान के चलते ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, ना मेरा ये चेंज होगा ना मेरा ए चेंज होगा। वैसे एक्चुअली में करते हैं अगर हम देखें, लेकिन अगर तुमसे तुम्हारे लेवल पे कोई पूछता तो आंसर है ये नहीं करेंगे, क्योंकि अरेनियस के हिसाब से भी दोनों चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो एक तरह से लिमिटेशन भी मान सकते हो अरेनियस की, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही होता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखो एक कंसेप्चुअल चीज है, वैसे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मान सकते उसको। बस एक बात खुद सोचो, अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाने पर के को कम करना है, अगर हम कंसेप्चुअली सोचे तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेट बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। जब कोलिजन ज्यादा होती है तो ज्यादा चांस है प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन एक कंसेप्चुअल मतलब थ्योरेटिकल बात आती है, ठीक है। थ्योरेटिकली हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं और मेरा के क्या हो जाए, कम हो जाए। वो कब होगा, जब मेरी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। होता नहीं है, बस ये एक तरह से थ्योरेटिकल चीज है, क्योंकि ऑब्वियस से देखो अगर ये मेरी नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा ई क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्योरेटिकली बात है, लेकिन ऐसा कोई, ठीक है, कोई एग्जाम्पल होता नहीं है वैसे जहां पर ये सीन हो रहा हो। तो बस ये थ्योरेटिकल रह जाएगा, हवा हवा की बात है, हाइपोथेटिकल मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले क्या कोई केस ऐसा है कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं और के कम हो जाए, तो आंसर है अगर मेरी कोई रिएक्शन है जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, नेगेटिव। जीरो तो फिर भी वैसे हम सुनते नहीं है, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी होती है कई रिएक्शन में उसके अंदर जीरो होती है ये, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में नहीं होता। बस ये कंसेप्चुअल चीज है, हाइपोथेटिकल। कई बार अगर वो पूछ ले कि भाई ऐसा हो सकता है, तो हम थियोरेटिकली बोल सकते हैं हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब देखो हमारी अगर ये इक्वेशन है, ये तो तुम्हारे कब से यूज करते आ रहे हो, अगर मैं दोनों तरफ लोग ले लूं, ठीक है, वही बात हो गई। क्या बन जाएगा, लोग ए माइनस ए बाय आर टी, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं किस किस के बीच में, लोग के वर्सेस, अगर मैं यहाँ पर 1/t के बीच में ग्राफ बनाऊं, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो कैसा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/t क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा x, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया y, ये मेरा y हो गया, ये मेरा c हो गया, ये मेरा क्या हो गया m, और वो मेरा क्या हो गया x। अगर बस मैं इस ग्राफ के अंदर एक चीज बदल दूं, वो तुम्हें पता ही, अगर मैं log के लिख दूं तो फर्क क्या आ जाएगा, बस स्लोप में। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफरेंट, वो क्या बन जाएगी मेरी यहाँ, ये बाय 2.303 आर, और इधर क्या है ये बाय आर, ठीक है। बस इतना स्लाइड डिफरेंस है, तो ध्यान रखा करो कि log के है या ln के, ठीक है। तो मैं उसके बारे में लिख नहीं रहा, वो तुम बहुत बार हम कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम में भी यही बात आ जाती है। तो पहले देख लिया करो ग्राफ में log के है या ln, क्योंकि कई बार वो ये निकलवा देता है स्लोप से। अगर मैं नॉर्मल एक ग्राफ बनाऊं
t वर्सेस k के बीच में, तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, वो तो यहीं से बनेगा। बाकी जिसको मैथ्स में दिक्कत भी है, बस ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे k बढ़ रहा है और वो कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे होता है बस। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। ऑनलाइन जनता किसने बोला था अभी कुछ? अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर निकालो, वो भी निकाल लोगे, वो इक्वेशन लिख दो फटाफट, क्योंकि ये सारी चीज रिपीट हो रही है, तो उसको फटाफट एक बार इक्वेशन लिख दो। अगर मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर निकालता हूँ, ठीक है, बाकी जो नोट कर रहे हैं वो कर ले, वो अपने आप ही लिख सकते हो भाई, पहले एक बार खुद लिख लो क्या बन जाएगी इक्वेशन। अगर मैं एक टेम्परेचर T1 पर रेट निकालूं, एक टेम्परेचर T2 पर, ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे इक्विलिब्रियम में की थी, इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। नेक्स्ट कर दूं ना, ये तो सबने लिख लिया, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, ये बाय 2.303 R, और अंदर क्या आ जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को बस माइनस किया है, एक बार हमने K1 को लगा के इक्वेशन बना दी, एक बार K2, तो दोनों को बस सब्ट्रैक्ट किया, हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। उस पर नहीं जा रहे, वो हम बहुत बार कर चुके होते हैं, तो अब तुम्हें पता है कैसे आता है। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इक्वेशन लिखो और उसके बाद दोनों को माइनस कर दो। तो इस पर क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, चाहे वो इक्विलिब्रियम से है चाहे इससे है। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन अगर आ जाए तो हमें ये होता है कि नंबर तो निकाल लेंगे, बस मैथ से होती है। तो एक आधा क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर। सीधा दे रहा हूँ, ठीक है। T1 है 300 केल्विन, ठीक, T2 है 310 केल्विन, ठीक। K1 की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है, और K2 की वैल्यू गिवन है 2.1 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक। निकालना क्या है, कैलकुलेट ये इन किलो जूल पर मोल। सिंपल है, वैल्यूज ही पुट करनी है, एक आधा कर लो बस, उसके इस पर ज्यादा नहीं करेंगे, बस एक क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चन इस पे कर लो। वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, ये की वैल्यू हम किस में निकलेगी, अगर मैं आर की वैल्यू 8.314 करता हूँ, ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना कि वहां पर गलती ना हो। तो पहले नॉर्मल जूल में निकाल लो, एंड में उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, log 2.1 इंटू 10⁻³ बाय 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये निकालना है, अपॉन 2.303 इंटू 8.314 1/T1, T1 कितना 300 माइनस 1/310, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी ये की वैल्यू आएगी वो आएगी जूल में, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर, ठीक है, ये क्या है, जूल पर मोल। क्या आंसर आ रहा है, 40 अराउंड 43, ठीक है। फिर तुम्हारे अलग अलग आ जाते हैं, फिर तुम इसमें चेंजेस कराते हो, तो अराउंड 43 आएगा। ये ना सोचना ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कैलकुलेटिव इतना तो वो दे देता है, बस ये बात अलग है कि वो यहाँ पर थोड़ी और सिंप्लीफाइड वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आते हैं, तुम्हें पता भी है। ये तो सीबीएसई वाले नहीं छोड़ते इस क्वेश्चन को, तो कॉम्पिटिटिव वाले क्यों छोड़ेंगे। तो आधे ऐसे मत छोड़ना भाई, तुम सोल्व करना। कितना ने ऐसे छोड़े, कोई तो होंगे पक्का, कोई नहीं, बहुत होंगे, दो बस, दो नहीं कम में है, 3 है। कर लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो पता भी नहीं चलता वो इसका है, लेकिन वो इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या लिखो, पहले ही बता दिया, लगना यही फॉर्मूला है, तो बस थोड़ा सोच लेना।
a given sample of milk turns खट्टा, turns sour at 20 degree Celsius in 64 hours. A given sample of milk turns sour at 20 degree Celsius in 64 hours. Full stop. In a refrigerator at 3 degree Celsius, milk can be stored 3 times as long as हेलो पॉज हो रखी है, वो कैसे हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या भाई ऑनलाइन जनता? अटकी पड़ी है यहाँ से कैसे होगा फिर? ये बच्चों को तो आ रही है, तुम्हारे नेट में दिक्कत होगी, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सब बोल रहे क्लियर है, झक्कास, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक बार दोबारा कट करके देखो। एक मिनट रुक जाते हैं, इनकी समस्या खत्म हो जाए। वीडियो अटक रही है क्या? फिर बस एक की दिक्कत है, जबरदस्त अटक रही है। चलो कोई नहीं, एक किया वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ पर थे हम? इन अ रेफ्रिजरेटर एट 3 डिग्री सेल्सियस मिल्क कैन बी स्टोर्ड 3 times as long as before. Calculate activation energy for soaring of milk. मतलब क्या हो गया, इन्होंने ये बोला है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, फ्रिज में क्यों रखते हैं? ताकि कोई चीज खराब ना हो। इनडायरेक्टली वो क्या कर देता है, रेट को कम कर देता है, ताकि किसी भी चीज का खराब होने का रेट कम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि अगर मैं एक चीज को रख रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और दूसरे को रख रहा हूं मैं 3 डिग्री सेल्सियस पर, उसने मुझे बोला है 20 डिग्री पर 3 टाइम्स तेज है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रेट का रेशियो होगा, इनडायरेक्टली ये हो गया ना, रेट का रेशियो हुआ, अगर टाइम इसको 3 गुना तेजी से हो रहा है तो रेट हो गया। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, K ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस बाई K ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है, रेट और K तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस K1 K2 मिल गया तुम्हें, बस अब वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन पता नहीं चलता कि इसके ऊपर क्वेश्चन है। T1 T2 पता है, ये निकालना है। ठीक है, वैल्यूज चाहे सोल्व ना हो, मैं बता रहा था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें हमें पता नहीं चलता। जितना होता है उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा। वैल्यूज पुट करके जहां तक सोल्व कर सकते हो उतना कर लो। क्या यहाँ पे मतलब क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस पर 3 टाइम ज्यादा रेट है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3/1 ही तो आएगा। हम K2/K1 लेते हैं ना, तो मतलब जैसे मर्जी ले लो, अंदर टेम्परेचर बदल जाएगा। यहाँ पर रट्टा थोड़ी मारना है, मतलब अगर यहाँ 20 डिग्री वाला आ रहा है तो टेम्परेचर वहां पर का पीछे चला जाएगा। इसके मुझे नहीं पता, जो भी आ रहा है मैं तो बस यहाँ तक पहुंचा दिया, आगे तो सोल्व ही करना है मैथ्स से। बस अब मुझे क्या कर देना है यहाँ पर, ठीक है, K 20 डिग्री सेल्सियस बाय K 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या इसको उसमें करना है वैसे तो कैल्विन में ही, तो क्या बन जाएगा, EA
बाई 2.303 आर 8.314 1 बाई T1। यहाँ T1 क्या बन जाएगा, नीचे वाला कितना होगा, ठीक है, और यहाँ T2, तो T1 कितना हो जाएगा 276 और T1 कितना, ये 293। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है, आगे सोल्व की टेंशन ना लो, वहां पर हमें मतलब नहीं है, वहां पर मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आती, वो इजी बना देगा, मेथड समझना था क्वेश्चन किस पर है। क्या आ रहा है 42, अराउंड 42 43 आ रहा है, ठीक है, तो अराउंड 42 43 के बीच में आंसर आ रहा है, किसमें, किलो जूल, किलो जूल पर मोल। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि जल्दी खराब हो गया, जल्दी ये हो गया, तो इनडायरेक्टली वो रेनियस की बात ही कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली वो रेशियो दे रहा है के और K1 और K2 का। अब एक और वैरायटी है इस पर जो, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज करेंगे। नोट कर रहे हो अभी, ये सामने वाला कर रहा है कोई, सबने कर लिया, तो क्वेश्चन जो है अगला, मुझे गिवन है K इज इक्वल टू A e टू द पावर -29,000 K बाई T, कैलकुलेट ये अलग वैरायटी है जो क्वेश्चन पूछा जाए। क्या देखते हैं, वही तो देखना क्या भाई, ध्यान रखना ये के यूनिट है बस, ठीक है, क्योंकि एंड में तुम्हें यूनिट निकालनी होगी ना, जब एंड में के पुट करोगे, ठीक है, हमेशा ये लग जाता है हमें एक कांस्टेंट है कैसे निकाले, तो के बस एक यूनिट है, ठीक है, तो यूनिट के लिए बनाया गया। कितना होता है, हाँ, कई बच्चों ने यार 2.303 से मल्टीप्लाई शायद ना कर दिया हो, वो गलती मत करना, 241 अराउंड आ रहा है। देखो मुझे पता है के का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, तो मैं इसको ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और आधे बच्चों को इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, उन्हें लगता है कि सोल्व कैसे करें, तो ये कुछ भी नहीं है, बस यूनिट है, इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो क्या बन जाएगा -29,000 बाई टी इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, तो यहाँ पर टी से टी तो हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 29,000 इंटू 8.314, ये जूल में आएगा, ठीक है। अब के का मतलब क्या है ये समझो, यहाँ पर मेरी जो यूनिट आएगी, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या बन जाएगी, ये की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं, तो वहां पर हमें बस केल्विन को कट करना है, इस वजह से उसने केल्विन दे दिया, वो केल्विन इनवर्स आएगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वजह से बस ये यूनिट है, ध्यान रखना, इसको लिख लो, ये सिर्फ यूनिट है, बस ये उसकी यूनिट को एग्जैक्ट करने के लिए दी गई है बाद में, तो यहाँ पर एक गलती मत करना कि इसको कॉन्स्टेंट मान के चल लो, जो भी वैल्यू आ रही है उससे नहीं है, कितना आ रहा है आंसर 241 किलो जूल, ठीक है, पर तो ये के में भी दिक्कत होती है, ठीक है, ये एक वैरायटी होगी, एक लास्ट वैरायटी है जो इसके ऊपर आती है, तो लग तो यही फॉर्मूला है, लेकिन समझना होता है अप्लाई कैसे करना है। एक तो सबसे सिंपल वाला, तो जो सबसे जो अब जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पैदा होने से 8-10 साल पहले आया था, ठीक है, ये 1993 4 या 2 ऐसे में आया था, तो क्वेश्चन लिख लो, मेरे पैदा होने से पहले आया था, मतलब एट एट 380 डिग्री सेल्सियस, at 380 degree Celsius, the half life of first order, the half life of first order decomposition, the half life of first order decomposition of H2O2 is 360 minutes, is 360 minutes. The activation energy is 200 kilojoule per mole. The activation energy is 200 kilojoule per mole.
calculate the time for 75% completion, for 25% completion, 75% completion at 450 Kelvin, 200। पहले एक बार, ये अगला टाइप है, मैंने पहले बताया नहीं इसलिए क्वेश्चन लिखवाया, आप समझो करना क्या इसके अंदर। मुझे बताओ मेरा जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0.693/k। तो मुझे पता है जहां, क्योंकि रेशियो होना है, तो लोग K2/K1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लोग T half/T half। ये किसका टी हाफ होगा, फर्स्ट का, और ये किसका होगा, सेकंड का। क्वेश्चन हो गया, मतलब एक और वैरायटी बन गई, वो क्या बन गई, ये बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। मतलब अगर कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए वो टी हाफ की वैल्यू दे दे, तो वहां से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं अरेनियस इक्वेशन से। लेकिन मेरे से उसने T75 पूछा है, तो अगर मैं टी हाफ निकाल लूं तो रिलेशन क्या होता है दोनों में, T75 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ होता है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, T75 निकल। ये तो घपले मत करना कि T75 बोला तो मैं उसी में घुसूंगा, जरूरत ही नहीं है। पहले टी हाफ निकाल लो उसका, उसके बाद T75 के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कर लो इस क्वेश्चन को। ये लास्ट वैरायटी थी अरेनियस पे। हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया कि बस रिपीट कर रहे हैं, सारे डिफरेंट थे। तो कैलकुलेशन पर मैं वैसे भी नहीं कहता, वहां पे सिंपल ही आनी है, बस तरीका समझना था। अब इसको जितना सोल्व कर सकते हो करो एक बार। आधे तो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे सर की सारी बात मानते हैं, बिल्कुल वहां पर छोड़ देते हैं कि सर ने मना किया छोड़ो, खाली बेड रेस्ट कर लेते तब तक। वैल्यूज तो समझ रहे हो ना, T1 और T2 क्या है। यहाँ पर क्या वैल्यूज गिवन है, पहली क्या है 380, दूसरी क्या गिवन है 450, ठीक है। अच्छा सीधा बताओ ना जो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूँ, ठीक। 650, 653, ये आ गई और ये आ गई। टी हाफ पहले कितना गिवन है, क्या 316, 360, ठीक है। और ये निकालना है बस, ये भी गिवन है कितने, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो क्या बन जाएगा 200 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। ये गलती, ये भूल जाते हैं, इसमें गलती मत करना कन्वर्जन में, या आर की वैल्यू वो ले लो, लेकिन वो फिर पॉइंट्स में अच्छा नहीं लगता, तो उसके ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हुआ बता देता हूँ, आंसर है मेरे पास इसका, टी हाफ जो आएगा वो आएगा 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10.19। तो अराउंड मैं बोल रहा हूँ टी हाफ 10 आ जाएगा, ठीक है, 10.1 कुछ आएगा मिनट्स। तो मैं T75 कितना हो जाएगा 20.2 मिनट्स, ठीक है। तो हमें यही निकालना था, तो हमने घुमा फिर आके कैसे निकाला, पहले टी हाफ निकाल लिया, क्योंकि मुझे टी हाफ का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो अगली चीज लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट छोटी छोटी चीज है जो कहीं पर भी आ सकते हैं, तुम्हारी बुकलेट में तो खासकर, उसमें तो पता नहीं एडवांस से भी ऊपर वाले कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर तुम मेरे पे इल्जाम ना लगाओ कि सर आपने नहीं कराया, तो मैं एक बार टच करवा दूंगा उस चीज को। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मुझे क्या बोलता है कि अगर मैं, मान लो मेरा टेम्परेचर है T, ठीक है, अब मैंने दिया T+10, समझ रहे हो, मतलब कि मान लो मेरा पहले 273 केल्विन था, अब मैंने कितना कर दिया 283 केल्विन। तो ये मुझे कोफिशिएंट ये बताएगा कि अगर मैं 10 डिग्री राइज करूंगा टेम्परेचर में, तो मेरा जो रेट होगा या रेट कांस्टेंट, वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस या थ्राइस हो जाएगा, मतलब उसके बीच में।
मतलब वो ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी, और उसके बीच का भी, मतलब इनडायरेक्टली 10 डिग्री राइज पर मेरा जो रेट होता है वो ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है या उसके बीच में हो जाता है। लेकिन अगर उसने कुछ बताया नहीं कितना हो रहा है तो हम मान के चलते हैं ट्वाइस हुआ। ठीक है, तो इस बात को लिख लेना, भी लिखवा देता हूँ। तो पहले लिखना क्या है, म्यू क्या होता है मेरा, के टी प्लस 10 बाय के, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और 3 के बीच में। अभी बताता हूं क्यों होता है ऐसा, ये भी बताता हूं। लिख लो, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब रेट या रेट कांस्टेंट एक ही बात होती है, ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और ट्रिपल्ड, गेट्स डबल्ड और ट्रिपल्ड, hence value of mu, ठीक है, म्यू नहीं म्यू, is between 2 and 3, is between 2 and 3। और अगली चीज लिख लेना, if nothing mentioned, अगला पॉइंट, if nothing mentioned assume mu to be 2, assume mu is equal to 2। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्या वैल्यू है तो लिख देना 2। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, लिख लो, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थोड़ा बहुत तो याद होगा, तो पूरा ही होना चाहिए अब तुम्हें तो, ठीक है, फिजिक्स में ही पढ़ते हो चुका है, फिजिक्स में नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे पता है यहाँ क्या आता था मेरा फ्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आता था वेलोसिटी बोल लो, या हम इसको काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बोल लो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बोल लो, वेलोसिटी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हाफ एम स्क्वायर होता है। तो मान लो ये मेरा टेम्परेचर T1 पर ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा टेम्परेचर T1 पर ग्राफ है, मान लेता हूं कि ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी बता रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है, मान लो ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी बता रही है, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है तो एनर्जी ना, मतलब कि मेरे सैंपल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इफेक्टिवली कौन पार्ट बना सकता है प्रोडक्ट, कौन से, ये वाले। ऑब्वियस सी बात है, पीछे वाले तो निकम्मे है, एनर्जी है लेकिन कुछ काम के नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी E से कम है। तो बस ये वाले जो हैं वो ही मेरे क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक, अब मैंने क्या किया, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री से ज्यादा। तो तुम्हें पता है जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ शिफ्ट कहाँ होता है ग्राफ, आगे की तरफ, और ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब देखो जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा एक्टिवेशन एनर्जी वाली थी, अब मेरा एरिया क्या हो गया, एक तरह से बढ़ गया। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जब भी मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री राइज किया, 10 डिग्री से राइज किया, ठीक है, तो मेरा जो रेट हो रहा था वो जनरली ट्वाइस या थ्राइस हो रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन EA बिकम्स क्या हो जाते हैं, डबल या ट्रिपल। मतलब कि 10 डिग्री राइज पर जब हमने देखा, हमेशा हमने ये ट्रेंड फॉलो देखा कि मेरे जो मॉलिक्यूल्स है वो डबल या ट्रिपल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे मॉलिक्यूल्स ही डबल या ट्रिपल हो गए जो इस बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, तो मेरा रेट भी क्या हो जाएगा, डबल या ट्रिपल। तो इसका आंसर में किसने दिया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ने। समझ गए ना, ये तो निठल्ले है पीछे वाले सारे, ठीक, ये जो है, जो ये व्हाइट वाले, ये निठल्ले लोग हैं, इनकी एनर्जी इतनी है ही नहीं कि वो प्रोडक्ट बना सके। अगर मैं तुम्हें बोलूं ये वाले एरिया की फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, बता सकते हो क्या होगा, याद है, E की पावर माइनस EA बाय RT। कल मैंने क्या बताया था,
वो मॉलिक्यूल्स जिनकी पास कैपेसिटी है वो इफेक्टिव कोलिजन्स कर पाए, और वो कौन होते थे, जो ईए से ज्यादा वाले। तो यही वाला एरिया मुझे क्या बता रहे हैं, जो फ्रैक्शन है जो ईए से ज्यादा वाले। तो कई बार पूछ भी सकता है कि इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब अगली चीज लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुम्हें आता है, वहां पर एक नई चीज सिखानी है इसलिए करवा रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेट चलता रहता है, बंद हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेना सबने ये, ठीक। तो देखो, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं, मुझे अच्छे से पता है, मान लो मेरी एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, ठीक है। इसका अगर फॉरवर्ड के एफ है, बैकवर्ड क्या होगा, के बी। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मुझे पता है के एफ क्या होगा, इंक्रीज, के बी क्या होगा, दोनों इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि या तो दोनों रेट कांस्टेंट। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ए की कोलिजन्स भी बढ़ जाती है, बी की भी बढ़ेगी। अगर बी की भी इफेक्टिव बढ़ेगी तो बैक वाला भी रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, दोनों चीजें बढ़ती है। लेकिन मेरा जो के इक्विलिब्रियम होता है वो क्या हो सकता है, बोलो क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इंक्रीज किस में करता है, एंडो में। क्यों, क्योंकि उसमें वैसे मुझे हीट चाहिए होती है। अगर हीट चाहिए तो मेरा रिएक्शन हीट की डिमांड कर रही है, तो मैं हीट दूंगा तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड में। तो यहाँ एंडो में, लेकिन एंडो मुझे कैसे पता चलता है इंक्रीज हो रहा है, मैं क्या बोल देता हूँ, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। ये भी बढ़ रहा है लेकिन ये क्या बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से जो बात समझानी है वो काइनेटिक्स के थ्रू आप समझोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मेरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये भी बढ़ रहा है लेकिन ज्यादा कौन बढ़ रहा है, के भी बढ़ रहा है। तो नेट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो कभी ये मत बोल देना कि भाई ये कम हो रहा है या ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है इस वजह से छोटा हो गया। बढ़ दोनों रहे हैं, वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा बढ़ रहा है। पहले मैं तुम्हारे एक एक्सपेरिमेंट दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन है उसको सोल्व करो, वहां से क्लियर करवाता हूँ। हाँ जी, क्या चीज, ये तो इक्विलिब्रियम का था इसलिए मैंने जोर नहीं दिया, कराया तो था वहां पे भी। देख, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा रेट बढ़ता है, ठीक है, या रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड के लिए हो या बैकवर्ड के लिए, दोनों के लिए बढ़ेगा। लेकिन मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन जब इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज कब होता है, मेरी रिएक्शन कब होती है, एक्सो, और इंक्रीज कब होता है, एंडो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि हमारा अगर ये बढ़ रहा है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम हो रहा होगा और ये बढ़ रहा होगा। बढ़ दोनों रहे हैं लेकिन ये ज्यादा बढ़ रहा है, तभी मेरा नेट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर बढ़ दोनों रहे हैं लेकिन ज्यादा नेट इसमें इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हो रही है। अब एक तुम्हारे लिए मतलब एक्सपेरिमेंट है, कैलकुलेटर से चाहे फटाफट करके बता देना। अगर मैं EA1 दे रहा हूँ, ठीक है, 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है, T1 दे रहा हूँ, ठीक है, 300 केल्विन, T2 दे रहा हूँ 400 केल्विन, ठीक। और मान लो मैं EA2 दे रहा हूँ यहाँ पर 50, और टेम्परेचर वही है और ये वही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बता दो रेट कांस्टेंट में कितना इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर भी बता देना रेट कांस्टेंट में क्या इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर दोनों में सेम है, बस इस दोनों का फर्क है। कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट अपना हथियार और फटाफट सोल्व कर दो। सोल्व करने के लिए दे रहा, एक चीज तुम्हें प्रूव करनी है इसलिए मैंने दिया क्वेश्चन। यहां से देखो, मैंने तुम्हें अभी जो ये बात बताई है, लेकिन तुम्हारे माइंड में ये भी आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी के रीजन के लिए मैं तुम्हें ये वाली चीज बता रहा हूँ, एक बार इसको सोल्व कर दो। ये तुमने याद कर लिया कि ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी तो जानना है ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो ज्यादा हो रहा है। तो उसके लिए वाली चीज को सोल्व कर दो, फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों हो रहा है। मतलब लोग K2/K1 की वैल्यू बता देना।
1 उड़ा दिया था। अच्छा, K2 बाई K1 की वैल्यू बता दो बस, या लोग के टर्म्स में बता दो। लिख तो ले कम से कम, इक्वेशन लिख ली, वैल्यू पुट कर दी। वो तो इतना तो कर ले, इतना भी आलसी क्यों हो रहा है कि भाई मैं वैल्यू भी पुट नहीं करूंगा। क्या है, किसकी वैल्यू है वो? लो K2 बाई K1 कितना है? 0.87। और उधर बता दो इधर कितनी आ रही है। अलग अलग कर लेते, दो सबने पहला कर दिया। एंटी क्लॉक क्या बनेगा? अराउंड, इसका आ रहा है log K2 बाई K1 कितना है? 2.17 और ये 0.87 पक्का। एंटिल कितना बन रहा है इसका और उसका? क्या बन रहा है उसका? अराउंड कितना बन रहा है? 100 टाइम्स। तो यहां से मुझे क्या पता चला, K2 क्या हुआ है? 100 टाइम्स ऑफ K1, और यहाँ क्या? K2 7 टाइम्स ऑफ K1। तो इन दोनों में फर्क क्या था? ये का। तो मैं यहां से क्या बोल रहा हूँ, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसका वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ये बोल सकता हूँ। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि मैं टेम्परेचर देखो बराबर इंक्रीज किया दोनों में, लेकिन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी उसमें मेरा जो रेट हुआ वो ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब रेट कांस्टेंट ज्यादा इंक्रीज हुआ। अब इस चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई करवाता हूँ, अब ध्यान से देखना। एंडो जो होता है एंडोथर्मिक, उसके अंदर मेरी रिएक्शन ऐसे जाती है, पहले समझ लो उसके बाद नोट करना। एंडो में ऐसे जाता है, ठीक है। मुझे बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मेरा ये होता है और बैकवर्ड के लिए ये होता है। अब मुझे बताओ ज्यादा ये बड़ा कौन सा है? फॉरवर्ड वाला। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ज्यादा कौन बढ़ेगा? फॉरवर्ड वाला के। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था ये वाली बात, ये तो ये वहीं से आती है। तो क्या पता हमें चला कि जिसकी भी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होगा। इसी वजह से मैं ये बोल देता हूँ कि इसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ। रट्टा नहीं मार रहे, समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ मैंने 3 डाल दिया एक, ठीक है। तो रीजन यही है, लिख लो उस बात को। हायर इज द के, हायर इज द के ऑफ अ रिएक्शन, हायर इज द के ऑफ द रिएक्शन, ये सॉरी, हायर इज द ये ऑफ द रिएक्शन, more will be the increase in, more will be the increase in K, more will be the increase in K with temperature, with temperature, with temperature। अब उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है। फिर ये ऐसे डायग्राम बना लेना, ठीक है। एंडो में मेरा क्या हो गया? एंडो में बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या होता है इधर वाला, ये फॉरवर्ड, और ये कितना, ये क्या होता है? ये बैकवर्ड, और ये मेरा ये फॉरवर्ड। तो मुझे पता है ये फॉरवर्ड क्या होता है, ज्यादा होता है ये बैकवर्ड से। इसका मतलब क्या हो गया, जो के होगा फॉरवर्ड वाला वो मोर इंक्रीज होगा, देन के। ये कौन से केस में हो गया? एंडो में। एक्सो में मेरा क्या हो जाएगा? अगर मैं एक्सो की बात करूं, ये समझने की बात है, याद नहीं रखना, बस समझाने के लिए मैंने ये बनाया था, ठीक है। अगर मैं एंडो बनाता हूँ, एक्सो बनाता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये बैकवर्ड, और ये कितना क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड है तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, ज्यादा बड़ा कौन है? ये बैकवर्ड क्या बड़ा है? ये फॉरवर्ड से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो के बैकवर्ड है उसमें मोर इंक्रीज होगा, के बैकवर्ड में मोर इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से मेरा के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड में मेरा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये शेर है तो ये सवा शेर बन जाता है, और इस केस में क्या हो जाता है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड में ये शेर है तो ये सवा शेर हो जाता है। अब इसका फंडा समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, सारा लॉजिक क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी।
तो अपना ये वाला फंडा तो अभी खत्म हो गया, बस अब लास्ट में जो हल्का सा वो पार्ट होता है घटिया सा, तुम्हें सब पता है, जो एनसीईआरटी लेवल का होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि नीट का कुछ भरोसा नहीं है, वो ये कुछ ना दे, वो फैक्टर्स में उठा के दे दे। ठीक है, वो महान है, वो एनसीईआरटी के पीछे ज्यादा चिपकता है, तो वो भी दे सकता है, और हमें पता चले हम हाई लेवल करके बेसिक नहीं भी याद रहा। सबसे पहला क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले नोट कर लो, अगर कर रहे हो रुक जाता हूँ। कौन कौन कर रहा है अभी नोट? कर रहे हो तो बता तो दिया, अगर बोलते ही नहीं हो कुछ, गूंगे बन जाते हो। उसी टाइम रोक दिया करो ना सर, अभी नोट कर रहे हैं, रुक जाओ। तो ये बस कंसेप्चुअल चीज थी, ये ना सोचना कि भाई इतना याद रखना पड़ेगा। इससे हमने बस ये समझा जितना ये बड़ा उतना ज्यादा रेट का इंक्रीज होता है, समझाने के लिए बस करवाए थे। कर लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट में सबसे पहला कंसंट्रेशन, सबसे पहले कंसंट्रेशन। ठीक है, तो तुम बताओ कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट क्या होता है? इंक्रीज। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ये ना लेना सर जीरो ऑर्डर ले आ रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो मेरा रेट होता है वो क्या होता है, के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन। तो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट भी बढ़ेगा, तो लिख लो रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। या डिक्रीज वाली बात अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैसे रिएक्शन में डिक्रीज होती है ना, तो उसमें भी लिख सकते हो रेट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, एक ही बात। तो तुमने क्या लिखा, रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, लिख लो वरना मेरी जान खा जाओगे। एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर आपने बोल कैसे दिया, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगला फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट सॉरी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बताओ कौन ज्यादा चाहता है मैं रिएक्ट करूं, गैस, सॉलिड या लिक्विड? तो आंसर क्या हो गया, गैस सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। पता है तुम्हें, बस एक बार नोट्स में होना चाहिए गैस, लिक्विड और सॉलिड। रीजन क्या है, कोई बता सकता है? हाँ हाँ, वो ना बोल देना कि वो ज्यादा घूमती है। ठीक है, तो गैस के केस में ज्यादा चांसेस है इफेक्टिव कोलिजन होने के, क्योंकि यहाँ पर मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, सॉलिड तो बैठा है एक जगह, वो हिल ही नहीं रहा, तो भाई वो कहाँ से चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन गैस तो भाई रुकती नहीं है, भागती रहती है, मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स से आंसर देना, मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अगला सरफेस एरिया, थर्ड सरफेस एरिया, जो सरफेस केमिस्ट्री जिस पर पूरी बेस्ड है। सरफेस एरिया रेट बढ़ता कम होता है, तो लिख लो रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर मैं तुम्हें एक पाउडर्ड सरफेस दे दूं और एक वैसे नॉर्मल दे दूं, तो ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है? तो लिख लेना, मतलब कईयों को लगता है कि भाई बेंच तो ज्यादा बड़ा ही है, ठीक है, पाउडर तो भाई छोटा छोटा सरफेस है उसका। तो ओवरऑल देखना होता है, सरफेस एरिया पाउडर्ड वाले का ज्यादा होगा। जिसको दिक्कत है वो लिख लेना, बाकी जिसको पता है कोई बात नहीं। पाउडर्ड फोम हैज मोर सरफेस एरिया, जिसको लगता है कि भाई हम भूल सकते हैं तो लिख लेना पाउडर्ड फोम हैज मोर सरफेस एरिया। पेपर में जाके हमारा ज्यादा दिमाग चलता है, हमें लगता है एग्जामिनर ने बहुत दिमाग लगा के पेपर दिया, तो हम ज्यादा लगा देते हैं। पाउडर्ड फोम हैज मोर सरफेस एरिया। अगला टेम्परेचर, अगला टेम्परेचर ये तो हम कर चुके, लेकिन बस फटाफट बता दो क्या होगा, increases with increase in temperature, increases with increase in temperature। जो अगला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ज्यादा फंडा आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन है जीरो ऑर्डर होती है, इसी वजह से वहां पर मेरी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती। वहां पर डिपेंड सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लो मेरा Cl2 है, मान लो 2Cl में जाता है, यहाँ पर हम क्या लाइट फेंकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको चाहे 10 से 20 कर दूं, ठीक है, एग्जांपल ये है या नहीं ये नहीं मैं बोल रहा, हाइपोथेटिकल, चाहे तुम एक्स मान लो मैंने 100 कर दिया, मान लो मैंने 1000 कर दिया, तो मेरे रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मान लो पहले 10 फोटोन आ रहे थे,
अब अगर मान लो 100 आ रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तभी तो जीरो ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी फर्क पड़ता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, इसके डीप में नहीं जा रहा क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि वो इस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिर्फ इसकी इंटेंसिटी पर। तो हम इसको ऐसे भी लिखते होते हैं। ठीक है, एक नया वर्ड सीख लो, आगे जब बीटेक वगैरह में जाओगे वहां पर बहुत यूज होगा, या जो भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ठीक है, तो रेट क्या हो गया, ये मेरा क्या होता है, क्वांटम यील्ड। ठीक है, क्वांटम यील्ड, बस इतना बता रहा हूँ, इसका नाम होता है, बाकी इसके फॉर्मूले वगैरह पे नहीं जा रहा। क्वांटम यील्ड मतलब क्वांटम यील्ड का बस सीधा सा होता है कि मैंने कितने फोटॉन्स फेंके और मेरा कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, चलो रहने दो, ठीक है रहने दो, ठीक है जरूरत नहीं है, आगे लिखो कैटलिस्ट। क्या, हाँ क्योंकि जनरली जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन ये होती है ना। अब डिपेंड करता है ना कि वो इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा, अगर वो इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है तो बस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इतना में ध्यान रखना। तो अगला लिख लो, अगर किसी रिएक्शन को लाइट ही नीचे हम क्यों डालेंगे, जरूरत ही नहीं। अगला कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज, सेम रहेगा। जो कैटलिस्ट होता है वो दोनों काम कर सकता है। ठीक है, वो पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकता है और वो नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, इसलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। वैसे नाम अब उड़ चुके हैं, अब नहीं बोलते। अब जो पॉजिटिव वाले का नाम कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव वाले का पॉइजन होता है। ठीक है, इनहिबिटर बोल रहे हैं, पॉइजन बोल लो, तो हमने अभी बना रखा है। ठीक है, आजकल कैटलिस्ट पॉजिटिव वाले को ही बोलते हैं, लेकिन हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं जो तुम्हारी बुक्स में होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट दो टाइप के, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, वो रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, या के को इंक्रीज बोल लो, या रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और नेगेटिव वाले क्या करते हैं, रेट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। कैसे करते हैं, तो उन्होंने बस एक्टिवेशन एनर्जी का खेला खेलना, वो खेला तुम्हें पता है क्या होता है। उन्होंने बस हमारे लिए एक आसान रास्ता बता देना। अगर पॉजिटिव के पास जाता हूँ, अगर मैं नॉर्मल, मान लो ये था रास्ता, ठीक है नॉर्मल रास्ता ये था, ये मेरे रिएक्शन में क्या कर देंगे, ये एक शॉर्ट पाथ बना देंगे, वो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देंगे। अब पहले मुझे इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ रहा था, अब मुझे इतना चढ़ना पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली मेरा ये वाला पाथ छोटा हो गया, एनर्जी बैरियर कम हो गया। अगर कम हो गया तो मेरे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आगे जा सकते हैं, जिसकी वजह से रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन नेगेटिव वाले इसका उल्टा करेंगे। अगर मेरी रिएक्शन ऐसे है, ठीक है, अगर ऐसे है तो यहाँ पर मेरा पाथ क्या कर देंगे, ठीक है पाथ को ऊपर ले जाएंगे, कहेंगे भाई तू और लंबा चक्कर मार क्या, ठीक है अपना घूमता रहे। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी को उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन्होंने डेल्टा एच को चेंज नहीं किया। डेल्टा एच दिख रहा है तुम्हें क्या होता है, इन दोनों का गैप, वो अभी भी वही है। ठीक है, तो ये ना सोचना डेल्टा एच भी चेंज हो गया, प्लस उन्होंने जितना इसको कम किया उतना इसको कम किया, तो मतलब के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जितना कम इसी में लाया उतनी कम इसमें भी लाया। तो नेट क्या हो जाता है, रेट पे फर्क आ रहा है लेकिन के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि जितना के फॉरवर्ड को उसने, ठीक है इंक्रीज किया, या बैकवर्ड को, और उतना ही फॉरवर्ड को भी, दोनों को उसने बराबर किया। ठीक है, वैसे ही दोनों को बराबर कम कर देगा। तो समझ लेना कि के इक्विलिब्रियम नहीं बदल रहा, सिर्फ रेट कांस्टेंट बदलता है, मतलब रेट बदलता है। हाँ ऑप्शन दोनों है हाँ, तो अब नया जो आया उसके हिसाब से वही है ना, कि हम इसको इनहिबिटर बोलते हैं, इसको कैटलिस्ट। वो क्वेश्चन पे है ना, अगर लेटेस्ट एग्जाम के हिसाब से देखे तो भाई वो तो लेटेस्ट थ्योरीज के हिसाब से चलता है, तो लेटेस्ट के हिसाब से तो हमारा क्या होगा, ये वाला, इसको कैटलिस्ट बोलेंगे, उसको इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक, वो ऐसा देगा, देना नहीं चाहिए, उससे वो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। कई बच्चे ने पुरानी बुक पढ़ी है फिर, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि इंक्रीज डिक्रीज वाले दोनों दे दे। अगर कैटलिस्ट दे रहे तो वो दोनों हो सकते हैं। तो इस बात को लिख लेना जो लिखना है तुम्हें, कि ये वाली चीज दोनों ग्राफ बना लेना। ये मेरा क्या हो गया, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर वाले को क्या नाम होगा इसका, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोल दो। ठीक है,
और जो बड़े वाला हो जाएगा वो ये सिंपल वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड हटा दिया, फिर वो नाम बड़ा सा हो रहा था। इसको अगर हम लेबल करना चाहें तो ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, ये सिंपल ये और वो ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बैकवर्ड में भी ऐसा हो जाएगा, वो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, समझा चुका हूँ, फिर ज्यादा भरा हुआ लगेगा डायग्राम। अगर अब मैं इक्वेशन लिख दूं इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो के की क्या बनेगी, ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। ये कब होगी, जब कोई भी नहीं है। लेकिन अगर कैटलिस्ट डाल दूंगा तो उसको कैसे लिख दूं, ठीक है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए सी बाय आर टी। अब अगर मैं सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दूं, ठीक है, ये मेरा, अगर मैं सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, के सी बाय के किसके इक्वल हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और डिवाइड हुआ तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई ए। ठीक है, उल्टा कर दिया ना, कहाँ हुआ क्या, ठीक, तो मैंने यहाँ पर सेकंड को ऊपर रखा ना, तो क्या बन जाएगा, माइनस ई ए सी बाय आर टी प्लस क्या हो जाएगा, ई ए बाय आर टी। ठीक, तो क्या बन जाएगा, के सी बाय के इज इक्वल टू ई की पावर ई ए माइनस ई ए सी डिवाइड बाय आर टी। लिख लेना स्पेशली नोट बना के, कैटलिस्ट डोंट चेंज डेल्टा एच। ठीक है, पेपर में आता ना, मैं लगता है डेल्टा एच बदल जाएगा, डेल्टा एच नहीं बदल रहा, बाकी तो सब कुछ हम तुम्हें पता ही होता है, यहाँ इसको देख सकते हो, लेकिन डेल्टा एच नहीं बदल रहा, वो स्पेशली लिख लो। तो चार ऑप्शन देता है ना, कैटलिस्ट किस किसको चेंज कर रहे हैं, तो अगर मैं चार ऑप्शन दूं, के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड, ये और दे दो डेल्टा एच, ठीक है, और के इक्विलिब्रियम, किस किस को चेंज कर रहा है कैटलिस्ट, बस ये को, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, और इन दोनों को नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले थी के इक्विलिब्रियम। बस कैटलिस्ट ने हमारा रिएक्शन को फास्ट कर दिया है, ठीक है, टाइम कम लगेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, बस टाइम को उसने कम कर दिया हमारे लिए। अगला लिख लो मिसलेनियस रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हेडिंग डाल लो, मिसलेनियस रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या मिसलेनियस रिएक्शन, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, मिसलेनियस रिएक्शंस। सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पैरेलल रिएक्शंस। ध्यान से समझना, इस पर जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, तो बस बेसिक समझना है, डेरिवेशन को याद नहीं रखना, बस एक बार समझ लेना, एंड में जो फॉर्मूला बनेगा वो बहुत सिंपल होता है, वो तुम्हें अभी दिखा दूंगा, और एंड में फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा कैसे फॉर्मूला को याद रखना। तो अगर मैं पैरेलल रिएक्शन की बात करता हूँ, पैरेलल रिएक्शन कौन सी होगी, अगर मेरा एक ए जो है वो बी भी बना रहा है और ए क्या सी भी बना रहा है, ठीक है, तो मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 होगा और इसका क्या हो जाएगा K2। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसका थियोरेटिकल रेट लिखना है, वो क्या होगा, थियोरेटिकल रेट इस रिएक्शन के लिए, बोलो बोलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है, थियोरेटिकल। और एक्सपेरिमेंटल क्या हो सकता है, देखो ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, तो मेरा वैसे क्या होता था K1 इंटू ए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इधर जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो क्या हो जाएगा K2 इंटू ए। समझ रहे हो ना क्या होता था, रिएक्टेंट की मतलब, ठीक है, ये वाले हम जनरली अब कौन से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ लिखना, अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट ही होता है वैसे बस, ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, ये वाली रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ K1A प्लस K2A लिख सकता हूँ, ठीक है, पावर 1 हो जाएगा। अब बस इंटीग्रेट करना और कुछ भी नहीं करना, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी अपॉन यहाँ पर क्या लेके आ सकता हूँ, ए ले आऊं, उधर क्या चला जाएगा K1 प्लस K2 के साथ क्या चला जाएगा dt, और यहाँ माइनस ले आऊं,
अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, अगर इंटीग्रेट करूंगा क्या बन जाएगा, इधर कहां से ए नोट से कहां जाएगा ये ए, और ये 0 से t तक, तो ये क्या बन जाएगा, log, बोलो, a फ्रॉम ए नोट टू ए, और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, log a माइनस ए नोट होता है तो डिवाइड कर दो ऐसे, क्या बन जाएगा, तो अगर मैं दोनों तरफ e की पावर में ले जाऊं क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू ए नोट e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। तो मेरा फाइनल इक्वेशन बन गया। इसको किससे रिलेट कर सकते हो, कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें पिछले और इसमें, इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं हुआ। मेरा जो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर होता था वो क्या होता था, a इज इक्वल टू ए नोट ई टू द पावर माइनस के टी तो होता था, यहाँ पर एक ये क्या हो गया, दोनों का एडिशन हो गया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा k1 प्लस k2 को मैं इनडायरेक्टली इसका k एवरेज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा k एवरेज, मतलब कुछ फर्क नहीं आया, बस यहाँ पर k1 प्लस k2 आ गया, कोई भी फॉर्मूला है बस फर्क नहीं आएगा। और दूसरा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, k1 प्लस k2, ठीक है, पहले नॉर्मल वाला लिख देता हूँ। वैसे जो होता था फर्स्ट ऑर्डर का, जो हम एक और लॉग वाला लिखते थे वो क्या होता था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a नोट बाई ए, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, बस कुछ फर्क ही नहीं है, बस वैल्यूज बदल दो, k1 प्लस k2, ठीक है, और बाकी सब सेम हो गया, मतलब कुछ फर्क नहीं आया, बस हमें क्या एक डेरिवेशन करके ये समझ आ गया कि ये एवरेज ही लेना है बस दोनों का, एवरेज मतलब वो एवरेज नहीं डिवाइड बाई 2 वाला, मतलब कि दोनों को ऐड करना है। क्या हो गया, हाँ इफेक्टिव बोल रहा हूँ, इसको जनरली के एवरेज बुक्स में लिखा होता है, या के डैश बोल लो इसको, तुम्हारा जो मन करे। अभी हमने ए निकाला है तो तुम ऐसे ही बी निकाल सकते हो, बी के लिए सोचो, करना क्या, कुछ भी नहीं करना, बी की रिस्पेक्ट में थियोरेटिकल रेट बताना क्या होगा, प्लस नहीं, प्लस में माइनस नहीं, डीवी बाई डी टी, और वो किसके इक्वल होगा, बस हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुम खुद ही एक बार करना, ठीक है, यहीं पर अभी कर दो, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं मुझे बी बताना है, उसका रेट क्या होता है, डी बी बाई डी टी, ठीक है, मैं वो नहीं लगा रहा कंसंट्रेशन वाला, थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, बोल क्या आता है इधर, k1 इंटू ए, और इनडायरेक्टली तो एट एनी पॉइंट टी होता है ना ये, ठीक है, तो मुझे बताओ मैं ए की जगह वो पुट कर सकता हूँ, डीवी बाई डी टी, ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ए नोट ई टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, इसको इंटीग्रेट करना है, करना दोनों तरफ इंटीग्रेट करना जैसे हम करते हैं इधर उधर लेके जाके, ए नोट तो बाहर आ जाएगा, k1 भी बाहर रहेगा, मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है वरना ना देता, कर लो एक बार फटाफट, प्रैक्टिस की जरूरत है बस, k1 और ए नोट बाहर आ जाएगा, करवाऊंगा अभी, ये नहीं है नहीं करवाऊंगा, एक बार खुद करो क्योंकि यही तो सीखना है, याद भी रहेगा अगर अपने आप करोगे, इंटीग्रेट करना है मुझे, यहाँ पर अगर ये डीबी है, ठीक है, और यहाँ पर इसको dt को इधर ले जाऊंगा, db को डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो db का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा b, ठीक है, और dt को उधर ले जाऊंगा, ये तो कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस एक्स, और जो उसका जो वो होता है कोफिशिएंट होता है, कर लो एक बार, देखते हैं तुम निकाल पाते हो, आंसर निकालो, इतने इंटीग्रेशन तुम फिजिक्स में भी यूज करते हो, पूरा तुम वो निकाल जाते हो, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास वगैरह, इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। दोबारा बता रहा हूँ, डी बी एज इट इज इधर रहेगा, डी टी को उधर ले जाओ, ए नोट और के कांस्टेंट है बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर दो,
इसमें कुछ ऐसा नहीं है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो बस यहाँ तक थी, पहली लाइन लिखने तक। निकाल लिया क्या? उसको वो किया जी, लिमिट्स पुट की, कहाँ की, मुझे लग नहीं रहा है, ये भी तो इंटीग्रेशन में है ना, तो इसकी लिमिट्स नहीं पुट करेगा 0 से t से, तो एक बार 0 पुट करेगा तो e टू द पावर -0 हो जाएगा। भाई लिमिट्स को ढंग से पुट करना, एक बार 0 भी है, ये ना सोच लेना जैसे dt को इंटीग्रेट करते हैं हमेशा t आ जाता है, वो नहीं है। तुमने तो नहीं किया, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, मतलब अंदर 1 माइनस कुछ बचेगा। देखते हैं कितना मैथ्स में हाथ टाइट है तुम्हारा। अगर टाइट है फिर मैं आगे वाला फिर समझाऊंगा नहीं, फॉर्मूला लिखवा दूंगा। अगर तुमने कर दिया फिर समझा भी दूंगा आगे के, क्योंकि याद तो नहीं रखनी डेरिवेशन, डेरिवेशन करके थोड़ा बस फील रहता है कि भाई हमने समझा हुआ था तो रट्टा नहीं मारा, बस इस वजह से कराते। और बहुत ज्यादा टाइट है फिर मैं कराऊंगा नहीं डेरिवेशन, फॉर्मूला बता दूंगा सीधा आगे वालों का। dt को उधर ही लेके जाना है ना, इधर, वो तो इंटीग्रेट डी भी होगा खाली, ले गए ना उधर। तो देखो मेरा जो db बाई dt बना वो क्या बना, यहाँ पर क्या था, k1 इंटू ए क्या मेरा था, a नोट e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। अब मुझे क्या करना है, db को इधर ही रहने दो, उधर किस k1 इंटू ए नोट e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये कहाँ जाएगा 0 से b, t बोल लो, मतलब टाइम t तक, या b बोल लो, एक ही बात है। तो ये कितना बन जाएगा, b इज इक्वल टू k1 a नोट। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, क्या बन जाएगा e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ t तो आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस k1 प्लस k2, ठीक है। स्टोकियोमेट्री साथ साथ नीचे आ जाती होती है, इतना तुम्हें पता होगा। अब यहाँ पर उसकी लिमिट पुट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से p तक। तो मैं अगर इसको k1 a नोट नीचे वाले को बाहर ले आऊं, माइनस k1 प्लस k2, तो अंदर क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t। लिमिट पुट करनी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। तो क्या बन जाएगा ये k1 a नोट बाय k1 प्लस k2, यहाँ पर माइनस बाहर ही अभी, ठीक है, ये वाला ऊपर लिख दिया बस मैंने। यहाँ क्या बन जाएगा, जब t पुट करूंगा यही आ जाएगा, e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और माइनस क्या हो जाएगा e टू द पावर 0, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा k1 a नोट अपॉन k1 प्लस k2, अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2। तो मेरा b की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये बन गया, जिसको तुम जिंदगी भर कभी याद नहीं रखना, ना कभी सोचना कि याद करूंगा मैं, इसको करना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें रेशो चाहिए होता है। बस यहाँ पर हमने निकाल लिया, तो अब मैं रेशो जब करवाऊंगा वहां क्लियर करवा दूंगा कैसे निकाला। बिल्कुल याद नहीं करना बी का फॉर्मूला, जरूरत पड़ेगी नहीं, बस समझना था कि निकालना हो तो कैसे अप्रोच करना हो। अगर ऐसे सी का निकालना हो, ठीक है, निकाले बिना लिख सकता हूँ मैं सी की वैल्यू, बस यहाँ K2 आ जाएगा, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा K2, और बाकी सारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तुम पूरा लिख लेना, इस बहाने थोड़ा याद होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, ये ना देखना कि ये तो इतने मुश्किल फॉर्मूले आ रहे हैं, याद करने ही नहीं है, समझने। अब मुझे बताओ बी और सी निकल गया, अगर मैं बी बाय सी कर दूं क्या बनेगा, तो अगर मुझे बी बाय सी करना है, मतलब कि बी की कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी और सी की कंसंट्रेशन एट पॉइंट टी, ठीक है, टी लगाना चाहे ना लगाओ एक ही बात होती है, उतना तो पता क्या बन जाएगा K1 बाय K2। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमने सारा किया एंड में ये वाला जो कचरा मिला हमें वही तुम्हें याद रखना है। ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे क्या बता रहा है कि दोनों का रेशियो लो, रेट कांस्टेंट का रेशियो ले लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा रेशियो, बस।
तो ये जो सारा था वो इसलिए करवाया था ताकि तुम यहां से निकाल पाओ। ये अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहूं, ए से मुझे बी मिल रहा है और ए से सी, ये k1 टाइम्स है, ये k2 जा रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है ना कि k1 की स्पीड से मेरा बी बन रहा है और k2 की स्पीड से मेरा सी बन रहा है, ऐसा थोड़ा मान सकते हैं। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, तो तुम्हें पता है परसेंटेज निकालने होते हैं तो उसकी परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल करना होता है। तो यहाँ पर ये कितना खुद k1, ठीक है, यहां से देख लो ये k1 है, ठीक है, और टोटल क्या हो जाएगा k1 बाय k2 इंटू 100। तो कभी भी निकालना हो ये लिखो, मान लो 1 और 2 आ रहा होता तो क्या हो जाता k1 डिवाइड बाय k1 प्लस 2k2, ठीक है, क्योंकि मतलब वो रेशियो हो गया ना 1x और 2x, ठीक है, तो 1x अपॉन 1x प्लस 2x, तो क्या बन जाएगा 1 बाय k1 प्लस k2 वो आगे करा दूंगा। अभी मैं प्लेन स्टोइकोमेट्री के बिना की बात कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा k2 बाय k1 प्लस k2 इंटू 100, ठीक। तो जो क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने येलो पेन से लिखे ये इससे उससे आते हैं ऑरेंज वाले, तो ये जो पिंक वाला है पिंकी पिंकी, उस पर क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, यूज होता है वहां पर उसका। इसका ग्राफ बनाओगे एबीसी के लिए, अगर ग्राफ बनाने को दूंगा बना दोगे? एक ही ग्राफ पे तीनों को बनाना, एक ही ग्राफ पर तीनों की कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करना है टाइम के साथ। ए के साथ क्या हो रहा है, बी के साथ क्या हो रहा है, सी के साथ क्या हो रहा है। के वन को मान लेना बड़ा है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाओ पूरी इस रिएक्शन के लिए, जिसमें ए का भी मतलब दिखाना है कैसा ग्राफ होगा, बी का भी और सी का भी, और k1 बड़ा है k2 से। तो ग्राफ बनेगा कैसे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ए क्या क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर है तो कैसा बनेगा एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है, ऑब्वियस सी बात हम पढ़ते हैं। उसके बाद बी और सी का बनाना है तो दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, और मैंने बोल दिया k1 बड़ा है मतलब वो ज्यादा रेट से जाएगा, तो मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा बनाना चाहूँ अगर मैं, बी ए मेरा बी का ग्राफ हो गया, अब मैं सी का बनाना है तो उसका रेट स्लो है तो वो थोड़ा ऐसा बन जाएगा, ये मेरा किसका हो गया एक। बी ऊपर क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या बोला था k1 बड़ा है k2 से, अगर मैं उल्टा बोल देता तो फिर ये मेरा सी हो जाता, ये मेरा बी हो जाता, अगर बराबर बोल देता तो दोनों का एक ही ग्राफ बन जाता। बस एंड कर देंगे एक ब्रह्मास्त्र पे, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो कहाँ से रहे हैं, जो सिंपल शॉर्टकट है, ठीक है, तो वो समझ लो, ठीक है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जब ये मेरा ए है यहाँ से बी भी गया और ए से मेरा सी भी गया, इनिशियली मान लो ये था, ए में से मेरा क्या आ गया एक्स गया, तो ये कितना बना मेरा इनडायरेक्टली, ठीक है, मान लो एक्स के रिलेटिव गया और मान लो इसमें वाई गया, इसके वाई के रिलेटिव। बताना क्या चाह रहा हूं, अगर मुझे यहाँ पर बताना है बी की कंसंट्रेशन क्या है, तो जो k1 था और ये k2 था, तो जो हम परसेंटेज में लिखते थे वो क्या होता था, उसने कितना पार्टिसिपेट किया डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, इनटू एक से मेरा एक बन रहा था, ठीक है, अब मैं डिसोसिएट कितना हुआ है x इंटू एक्स, और x क्या हो जाएगा यहाँ ए नोट माइनस ए, यही तो होता है x। x का मतलब क्या होता है फाइनल, मतलब इनिशियल कितना था उसमें से अब मेरा बचा कितना है, उन दोनों को माइनस कर दूंगा क्या आ जाएगा मेरा x, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अब देखो x की वैल्यू पुट करो, ठीक है, x क्या होगा ए नोट, क्या मेरा ए नोट माइनस ए कितना है, क्या होता है ए नोट ई टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 पावर t, यही तुम्हारा फॉर्मूला बना होगा, पीछे देखो, ठीक है। बस कुछ भी नहीं किया, मैंने उसका रेट डिवाइड बाय टोटल रेट, और वो बना कितना है वो मैंने x मान लिया, ठीक है। अगर x बना है तो ए नोट माइनस ए लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, पहले मेरा अगर ए होता है ए नोट होता है तो ए नोट में से x जाता है, इसी को तो मैं क्या बोलता हूँ 80, तो x कितना हो जाएगा ए नोट माइनस 80। बंद नहीं करनी अभी, हाँ
ठीक है, सेकंड ब्रह्मास्त्र भी रहते हैं। सेकंड लिख लो, इफ कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट, इफ कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट, अगर कोफिशिएंट्स भी प्रेजेंट हो, नोट, हाँ ये बढ़िया बात हुई, पहली बार बोला इसलिए मैं और तेज, ताकि तुम बोलो तो सही कम से कम। लिख लो, देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं, याद नहीं करना, ब्रह्मास्त्र से भी याद ना करो चाहे, बस मैंने बताया इजीली निकाल सकते हैं, बाकी हमारा क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट नहीं आएगा कभी, बस मैंने बताया निकालना हो तो बिना डेरिवेशन कैसे निकलेगा, कि क्वेश्चन में हम ये शॉर्टकट यूज करेंगे। लिख लिया सबने, पक्का श्योर, लॉक कर दूं? चलो, अगला ब्रह्मास्त्र जो है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इफ स्टोकियोमेट्री आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, अगर वो स्टोकियोमेट्री भी दे देते हैं, इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, उसके बाद लास्ट है, पक्का लास्ट है, ठीक है। तो अगर मान लो ये मेरा N1A था, ये मुझे दे रहा है N2B, और ये मुझे दे रहा है N3C, ठीक है, मैं तीनों का आगे स्टोकियोमेट्री लगा दी, इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 है, इसका है K2, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मुझे B बताना है, ध्यान से देखना, सबसे पहले रेट कांस्टेंट का तो लिखना ही है, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है उसका, रेट कांस्टेंट लिखो। अब देखो N1 से N2 बन रहा है, तो एक से कितना बनेगा, N2 by N1, और जब x टूटा होगा कितना बना होगा, N2 by N1 इंटू एक्स, तो बस क्या बन गया, N2 by N1 इंटू एक्स। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो x होता है वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस से बहुत दूर है, बहुत दूर, वैसे तो ये भी एक तरह से टच करता है, इसको x की जगह वैल्यू पुट मत करना, हमें जरूरत ही नहीं है, बस ये वाला पार्ट हमें चाहिए होता है, वो मैं तुम्हें समझाया, x आएगा वैसा सही, बस कोफिशिएंट थोड़े चेंज हो गए, लेकिन हमें नहीं निकालने। वैसे मुझे c बता दो क्या आ जाएगा, K1 by K1 प्लस K2 इंटू क्या आएगा, देखो N1 से N3 बनता है, ठीक है, तो एक से कितना बना होगा, N3 by N1, जब इसमें x डिसोसिएट हुआ होगा तो कितना बना होगा, N3 by N1 इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा यहाँ, N3 by N1 इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं दोनों को अब डिवाइड कर दूं, B by C क्या बनेगा बताना, K1 N2 by K2 N3, ये बन गया। अब अगर मुझे परसेंटेज ऑफ बी बताना है, तो मैं तुम्हें बताया था, तो मुझे क्या कर देना है, N2 K1, मतलब यहीं से उठाना होता है, ये लिखो डिवाइड बाय इन दोनों का सम, ध्यान से देख लो, ये लिखना है डिवाइड बाय इन दोनों का सम, क्योंकि हम इसको x मानते हैं, तो ये भी मेरा रेशियो जब निकालते वही तो करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K1 N2 प्लस K2, ठीक है, K2 N3 इंटू 100, अगर यही मुझे परसेंटेज ऑफ सी निकालना हो, क्या बन जाएगा, K2 N3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल, K1 N2 प्लस K2 N3, रट्टा नहीं मारना, बस समझना था, ये 1 2 3 में कंफ्यूज मत होना, इंटू 100। अगर मैं इसको परसेंटेज आता तो और मजेदार है, कुछ भी नहीं करना था, जो आगे स्टोकियोमेट्री है उसके साथ K को मल्टीप्लाई करना है, देख लो क्या किया, N2 K1 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर K1 के साथ उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में क्या टोटल करना था, इसकी स्टोकियोमेट्री इंटू ये, इसकी स्टोकियोमेट्री इंटू ये, तो वो नीचे कर दिया, क्या हो गया, गलत लिखा है कुछ, हाँ वो तो आएगी ना, नीचे वाला तो सेम ही है ना। अगर मैं दोबारा बताऊं, मैंने अगर मैं शॉर्ट में और शॉर्ट करना चाहूं, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया उसके रेट कांस्टेंट से, डिवाइड किससे कर दिया, टोटल से, टोटल क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू इसका रेट कांस्टेंट, ठीक है, और क्या था, और ये तो वही बात होगी ना, अगर इसके लिए बात कर रहे हैं तो k इंटू N1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, K1 इंटू N1 प्लस K2 इंटू, कहाँ भाग गया ये, N1, ये बना है ना, ठीक है, बाद में कर लेंगे, चलो इसको क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा, 1 2 3 में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन के थ्रू वहां पर बता दूंगा इस चीज, इसको भाई पक्का जाके रिवाइज कर लेना, कल दो ऐसी मोटी मोटी डेरिवेशन हो रहे हैं, कल मतलब अगले वो उसमें,
तो इसको रिवाइज नहीं करोगे तो उड़ जाओगे। दोबारा बोल रहा हूँ, काइनेटिक्स में उड़ना मत, आसान होता है, क्वेश्चन आसान आते हैं। टेस्ट कहाँ तक आएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से पहले तक मान लो। हाँ, सिलेबस मिल चुका है जो तुम्हारा आ रखा है, मतलब वही है। इसका बता रहा हूँ, काइनेटिक्स का कॉम्प्लेक्स से पहले तक आएगा, जो आज हमने किया था इससे। जुबिन अगली क्लास में दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन के थ्रू, अभी इसको जनरल है ना, क्वेश्चन में आसान लगेगा।